नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक बेहद रोचक पहलू पर, भारत के सिक्कों का इतिहास। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में सिक्के सिर्फ लेन देन का साधन ही नहीं थे, बल्कि वे उस समय की राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की झलक भी दिखाते थे। चाहे वो पंचमार्क कॉइन हो या गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं हो या फिर कुषाण और मौर्यकालीन सिक्के, हर सिक्का आप अपने समय की एक कहानी कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं रोमांचक सफर और जानते हैं भारत के सिक्कों का विकास कैसे हुआ और परीक्षा की दृष्टि से यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के पहली बार सिक्कों पर भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए। दूसरा पॉइंट है हमारा, इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में पहली बार सिक्कों पर शासकों के नाम, देवी देवताओं के आकृतियां और लेख वाले सिक्के चलाना शुरू किए। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक शासक ने ही शासकों के नाम, देवी देवताओं की आकृति और लेख वाले सिक्के चलाने शुरू किए। इससे पहले की पंचमार्क कॉइन में सिर्फ ठप्पा लगाकर बनाते थे, जो कि जानवर, फूल, पत्तों की छवि रहती थी। तो इंडो ग्रीक शासक ने लोगों ने ही पहली बार लेख वाले सिक्के जारी किए। इंडो ग्रीक शासकों ने द्विभाषिक और द्विलिपिक लेख वाले सिक्के चलाए। मतलब एक सिक्के में दो भाषा में लिखा हुआ है और दो लिपि, भाषा भी दो है और लिपि भी द्विलिपिक, मतलब दो लेख वाले लिपि भी चलाई, जिसकी सहायता से 1837 में खरोष्टी लिपि को पढ़ा जा सका। इसी की सहायता से 1837 में खरोष्टी लिपि को पढ़ा जा सका। भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के शासक जीवदामन ने जारी किए। भारत में सबसे पहली बार तिथि युक्त, मतलब ईयर सिक्कों पे ईयर, मतलब कौन से साल में बना है वो, ये ईयर देना शुरू किया किन्होंने, शासक जीवदामन ने। इंडो ग्रीक शासक एपोलोडोटस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह दिखाई देते हैं। भागवत धर्म तो इंडिया में था और सबसे पहले ग्रीक शासक जो थे इंडो ग्रीक, एपोलोडोटस के सिक्कों पे भागवत धर्म के चिन्ह दिखाई देते हैं। इंडो ग्रीक शासक एगाथोक्लिस एवं पेंटालियन ने सर्वप्रथम निकल के सिक्के चलाए। ये यूजीसी नेट में आ चुका है। सर्वप्रथम निकल के सिक्के किसने चलाए थे? तो इंडो ग्रीक शासक एगाथोक्लिस और पेंटालियन ने। एगाथोक्लिस पहले ऐसे हिंद यवन इंडो ग्रीक शासक थे जिन्होंने अपनी मुद्रा पर ब्राह्मी लिपि को स्थान दिया था। एगाथोक्लिस ने अपनी सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि का स्थान दिया था। इंडो ग्रीक शासक स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के चलाए। शीशे के सिक्के किसने चलाए हैं? इंडो ग्रीक शासक स्ट्रेटो द्वितीय ने। स्वर्ण सिक्के जारी किए, लेकिन सामान्यतः भारत में स्वर्ण सिक्कों का व्यापक प्रचलन किसने किया? कुषाणों ने किया। नियमित रूप से शुद्ध सोने के सिक्के भी कुषाणों ने ही जारी किए। कुषाण शासकों में बिन कदफेसिस सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सबसे पहले विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए बिन कदफेसिस ने, और शुद्ध सोने के सिक्के भी कुषाणों ने जारी किए और सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी कुषाणों ने जारी किए। कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उन्होंने सोने के सिक्के तो चलाए थे पर उन्होंने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। कुषाणों का चांदी का कोई सिक्का मिला नहीं है अभी तक। भारत में बृहद स्तर पर सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। बृहद स्तर पर मतलब बहुत बड़े रीजनल में कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाई। मतलब सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों के मिले हैं। भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए। सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने चलाए? कुषाण शासकों ने। तो कुषाणों ने सोने और तांबे के सिक्के तो चलाए थे पर चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने तथा सर्वाधिक मात्रा में चांदी के सिक्के मौर्य शासक ने चलाए।
तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? सबसे ज्यादा गुप्त शासक ने। और सर्वाधिक मात्रा में चांदी के सिक्के चलाए मौर्य शासकों ने। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने ही। भीम कोदफेसिस जो कुषाण राजा है वो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के कुषाणों ने चलाए हैं। और सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने चलाए हैं। और सबसे ज्यादा चांदी के मुद्राएं मौर्य शासकों ने चलाए हैं। और तांबे के सबसे ज्यादा सिक्के कुषाणों के ही मिले हैं। सीसे एवं पोटीन के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए हैं। सीसे और पोटीन के सिक्के। सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी ने सिक्कों पर जलपोत पर मतलब बड़े नाव का उत्कीर्ण होने से उनके समुद्र प्रेम और समुद्र विजय की अनुमान लगाया जाता है। जगलथम्बी मृदभांड महाराष्ट्र में एक जगह है जोगलथम्बी। वहां पे एक मृदभांड मतलब कोई एक बड़ा सा पात्र, मिट्टी के बने पात्र में मुद्राओं की मृदभांड से गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा खैरात शासक नहपान को पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। मतलब उस मृदभांड में जो मुद्रा मिली है वो पहले शासक नहपान का था, तो उसे रीयूज्ड किया था किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने ठप्पा लगाकर या फिर अपने पहचान के कुछ बना के नहपान के पराजित करके साक्ष्य मिलता है। क्षत्रिय जनचौधेय केवल स्कंद कार्तिक की करते थे। उनके सिक्कों पर भी स्कंद कार्तिय मतलब कुमार का अंकन मिलता है। रोहतक में योधेय सिक्कों का टकसाल भी थी। रोहतक में योधेय जो राजा है उनके सिक्कों का टकसाल थी, मतलब कारखाना था सिक्कों का, रोहतक में मिला है। एवं सुनेत से प्राप्त योधेय सिक्कों पर बैल का प्रतीक तथा जय मंत्र धार लिखा है। और सुनेत से प्राप्त योधेयों के जो सिक्के मिले हैं उसमें बैल का प्रतीक है और जय मंत्र भी लिखा हुआ है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर युग के हैं। तो भारत में जितने भी सिक्के मिले हैं वो मौर्य के बाद में जिन राजाओं ने आए थे उनका मिला है, मौर्योत्तर युग के हैं। बेटबार प्रकार के सिक्के गांधार में प्रचलित थे। बेटबार प्रकार के सिक्के कहाँ प्रचलित थे? गांधार मतलब उत्तर पश्चिमी भारत में, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। पूर्व भाग पर दिए गए राज्य के नाम के अनुरूप देवता के पृष्ठ भाग पर अंकन पंचाल वंश की मुद्राओं की विशेषता है। पूर्व भाग में दिए गए हैं राज्य के नाम और उसके उल्टे साइड में दिया गया है पंचाल वंश की, उसके उल्टे साइड में दिया गया है देवता का छवि। ये पंचाल वंश की मुद्राओं की विशेषता थी। ऊपर साइड में पूर्व भाग में दिया गया है राज्य का नाम और उसके उल्टे साइड में दिया गया है देवता की छवि। ये पांचाल राजाओं ने ऐसी मुद्रा छपवाए थे। बरहड़ से मिट्टी के 274 मुहरें मिली है। बरहड़ से मिट्टी के कितने मुहरें मिली? 274। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे बीना बजाते दिखाया गया है, जिससे उनका संगीत प्रेम प्रकट होता है। तो किसके सिक्कों पर बीना बजाते दिखाया गया है? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए। तो कुषाणों ने तो चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे, लेकिन गुप्त शासकों ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए पहली बार। उसने पश्चिमी भारत में शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर शकों के सिक्के को ही पुनः प्रचलित करवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासक रुद्र सिंह को पराजित कर उनके सिक्कों को ही पुनः प्रचलित करवाया। ये चांदी के सिक्के व्याघ्र शैली के हैं। ये चांदी के सिक्कों कौन से शैली के? व्याघ्र शैली के हैं, मतलब जो प्रिंट है वो बाघ की प्रिंट है। गुप्त के स्वर्ण एवं रजत सिक्के कुषाण एवं शक सिक्कों पर आधारित थे। गुप्त काल के जो स्वर्ण सिक्के और रजत सिक्के थे वो कुषाण और शकों के सिक्के पर आधारित थे। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए पहली बार।
गुप्त मुद्राओं की पहली निधि कोलकाता के कालीघाट में मिली है। तो गुप्त मुद्राओं की पहली निधि कहाँ पे मिली है? कोलकाता के कालीघाट से मिली है। जबकि सबसे बड़ी निधि बयाना भरतपुर राजस्थान से मिली है। तो इससे हमें यह अंदाजा लगता है कि गुप्त के एरिया रीजन कितना बड़ा था। एक तरफ पश्चिमी भारत से लेकर पूर्वी भारत तक, बंगाल तक उनका एरिया था। बयाना जो भरतपुर राजस्थान है, चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक के सिक्के मिले हैं। बयाना से चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक के सिक्के मिले हैं। इस प्रकार बयाना गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों की सबसे बड़ी ढेर व निधि है। इसीलिए बयाना को गुप्तकाल के स्वर्ण सिक्कों के सबसे बड़ा ढेर व निधि बोला जाता है। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार तथा चांदी के सिक्के को रूपक या सह्यक कहते थे। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? दिनार, और चांदी के सिक्कों को रूपक व सह्यक कहते थे। स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात, स्वर्ण और रजत सिक्कों के अनुपात शक सातवाहन काल में 1:35 और कुषाण काल में 1:14 तथा गुप्त काल में 1:16 था। मतलब अगर स्वर्ण सिक्के 1 है तो रजत सिक्के उसके 35 थे, बराबर 35 बराबर 1 सोने का सिक्का कुषाण काल में, और गुप्त काल में 14 रजत सिक्के तो 1 सोने के सिक्के बराबर, और नहीं, कुषाण काल में 1:14 और गुप्त काल में 1:16 और सातवाहन काल में 1:35, यानी सोने की सबसे ज्यादा वैल्यू सातवाहन काल में ही थी। गुप्त काल में सामान्यतः लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। गुप्त काल में सामान्य मतलब साधारण जो लोग थे वो लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। बसाड़ जो कि बिहार में है से प्राप्त मिट्टी के मुहरे से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान होता है। मिट्टी के मुहरे मिले हैं मतलब सिल मारने वाला, उसे व्यापारिक श्रेणी का ज्ञान होता है। गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का प्रचलन बहुत कम हो गया था। गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का प्रचलन, इससे पता चलता है कि गुप्त काल अपने डिक्लाइन में पहुंचने वाला था या फिर डिक्लाइन शुरू हो चुका था गुप्त काल का। कोई भी देश में अगर सोने का दाम बढ़ता है या फिर सोने की कमी जब दिखाई देती है तो इससे पता चलता है कि उस देश की इकोनॉमिक या फिर डिक्लाइन हो रही है। तो ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही हम देखते हैं। जैसे गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का प्रचलन बहुत कम हो गया था, मतलब इससे पता चलता है कि कौड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था या फिर वस्तुएं द्वारा लेन देन हो रही थी ज्यादा। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के बाद गांगेयदेव कलचुरी ने उन्हें उत्तर भारत में पुनः प्रारंभ करवाया। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण के सिक्के विलुप्त हो गए थे, लेकिन गांगेयदेव कलचुरी ने उन्हें उत्तर भारत में पुनः प्रारंभ करवाया। किसने? गांगेयदेव कलचुरी ने। गांगेयदेव के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित है। गांगेयदेव के सिक्कों पर किसकी आकृति है? लक्ष्मी की आकृति अंकित है। बलोत्र गुजरात में प्रचलित एक मुद्रा थी। बलोतरा गुजरात में प्रचलित एक मुद्रा थी। देवता हनुमान का अंकन पहली बार चंदेल शासक संलक्षण वर्मा की मुद्राओं पर मिलती है। तो हनुमान के अंकन की पहली बार किसके सिक्के में मिलते हैं? चंदेल शासक संलक्षण वर्मा की मुद्राओं में हनुमान का अंकन। अभिलेखों एवं सिक्कों के मंदिरों गुप्त विजय आदि से भी प्रहरी है। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से ही प्रारंभ हुआ। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से ही प्रारंभ होता है। कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है। कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला स्वदेशी है और सैन्य कालीन मोहरों से उनकी धार्मिक अवस्थाओं के ज्ञान होता है। मथुरा कला तो बिहार यूपी में प्रचलित है, तो ये स्वदेशी है, और जो गांधार कला वर्तमान में अफगानिस्तान वो कुषाण कालीन में था, वो विदेशी प्रभाव दिखते हैं उसमें। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।